Good afternoon everyone. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured GATE All India Rank 80 in GATE 2016. Welcome to Target IAS and we are going to learn about network theory. ये लेक्चर 4 है नेटवर्क थ्योरी का, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 1, 2, 3 में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, बेसिक्स ऑफ मतलब फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क थ्योरी. सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा था व्हाट इज सर्किट एंड व्हाट इज नेटवर्क, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड दोनों का सर्किट क्या होता है, सर्किट कैसे बनेगा, नेटवर्क कैसे बनेगा. थर्ड पढ़ा था हमने एब्जॉर्बिंग पावर एंड डिलीवरिंग पावर. इन दोनों के टॉपिक पे हमने न्यूमेरिकल भी लगाए थे उसी लेक्चर में. और फोर्थ टॉपिक जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट. एंड फिफ्थ टॉपिक क्या पढ़ा था हमने, ये मेरा रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो फाइंड करने का क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आर इक्विवेलेंट, और इनके न्यूमेरिकल किए थे हमने लास्ट लेक्चर में. तो ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में. आज लेक्चर 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. पहला तो है मेरा ओम्स लॉ, फिर जो मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में रह गया था मेरा नॉन लीनियर क्या होता है, लीनियर क्या होता है, फिर वाई डायरेक्शनल एंड यूनि डायरेक्शनल, और उसके आगे मेरा क्या रह गया था, लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी हो गया, वाई डायरेक्शनल हो गया, यूनि डायरेक्शनल हो गया. उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इसके रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस के. ये कोई सर्किट दिया रहेगा, उसमें बोलेगा एक ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो या करंट निकाल लो, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे और इतने टॉपिक कवर करने वाले हैं. पहले ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर क्या नॉन लीनियर क्या होता है, लीनियर क्या होता है, बाई डायरेक्शनल क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल क्या होता है, लम्प्ड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, और फिर उसके बाद इनके न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर के कनेक्शन लगा के एक सर्किट बना देगा. फिर उसके बाद बोलेगा कि इसके अक्रॉस करंट या वोल्टेज निकालो. तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं. तो अभी हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है. अब ओम्स लॉ में क्या है कि एक वोल्टेज एंड करंट के बीच में रिलेशन दिखाता है. वो कौन से एलिमेंट के अंदर दिखाता है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, यानी कि वायर है एक, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड लेंथ उसकी एल है. उसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है. तो करंट आई फ्लो हो रहा है तो एक पास चैनल मिल गया उसको, क्लोज सर्किट वायर के थ्रू करंट जा रहा है. तो वायर के थ्रू जा रहा है तो उसमें कुछ फ्रिक्शन होगा. जैसे कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो टायर के थ्रू चला रहे हो, तो टायर और रोड का जो कनेक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो फ्रिक्शन के थ्रू हो रहा है. तो ऐसे ही वायर में कुछ फ्रिक्शन होगा इसको फ्लो करने के लिए. यानी ये मेरा रोड हो गया वायर और ये मेरी गाड़ी हो गई. इसके ऊपर चलेगा तो ये टायर का कनेक्शन बनेगा, टायर से कनेक्शन से चलेगा, तो टायर मेरा खराब होगा, घिसेगा. घिसता किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से घिसता है. तो ऐसे ही इसमें एक फ्रिक्शन होता है. तो जो फ्रिक्शन क्या करता है, मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इसीलिए जब किसी भी एलिमेंट से कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो हम लोग जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं वो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर. एक रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर है, रजिस्टर की एक प्रॉपर्टी है. और ये क्या करता है, मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जैसे एक डायग्राम दिया हुआ है, मैंने वोल्टेज V अप्लाई किया, करंट I फ्लो हुआ, रेजिस्टेंस R है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा. यानी कि V प्रोपोर्शनल I होता है ये करंट. आप इसका डेरिवेशन जो पूरा है वो आप एनालॉग सर्किट में देख लेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि आपको कैसे ड्राइव किया होगा उस लेक्चर में. अगर मैं ड्राइव करूँगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा वो समझाने के लिए. तो अभी इसमें क्या है, V इक्वल टू IR हो गया. और R का वैल्यू हम लोग कैसे रेजिस्टेंस का डिफाइन किए थे, V इक्वल टू रो एल बाय ए. R इक्वल टू R का वैल्यू मतलब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू एक वायर का क्या होगा, तो रो एल, रो क्या होता है उसका डेंसिटी, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एल क्या हो गया, ए रेजिस्टिविटी नहीं होता है, ये होता है उसका प्रॉपर्टी. उसका वायर का क्या प्रॉपर्टी है, उसमें रेजिस्टिविटी दिया रहेगा उसका रो. और एल क्या हो गया मेरा, लेंथ ऑफ वायर, और रो क्या हो गया उसकी रेजिस्टिविटी, और ये क्या हो गया मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया. अभी क्या था मेरे पास, उसमें रेजिस्टेंस लगा था. अगर उस रेजिस्टेंस की जगह मैं इंडक्टर या कैपेसिटर लगा दूं
तो उसमें जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन होगा वो क्या होगा वो हम लोग अभी देख लेते हैं। और यही मेरा इंपॉर्टेंट है बस पूरे नेटवर्क सर्किट में, क्योंकि इसके बेसिस पे मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, मेरा ट्रांजिएंट सॉल्व होगा, मेरा रेजोनेंस वाला सॉल्व होगा, मेरा 2 पोर्ट नेटवर्क सारा इसी के बेसिस पे सॉल्व होने वाला है, इन्हीं रिलेशन के बेसिस पे। तो यूनिट जब आर लगा हुआ है मेरा, तो आर लगेगा तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, और जब मेरा एल लगा होगा तो क्या हो जाएगा वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये याद कर लेना बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि। और जब मेरा सी लगा हुआ है तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ये तीनों अगर आप याद कर लिए बस आपका नेटवर्क तो ख़त्म ही हो गया, बेसिक्स तो यहीं ख़त्म हो गया। क्योंकि कोई भी सर्किट दे देगा मुझे, उसमें रेजिस्टेंस लगा देगा, इंडक्टर लगा देगा, कैपेसिटर लगा देगा, तब आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि मेरा वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या है इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ इंडक्टर, और फिर इनका लाप्लास भी हम देखेंगे तब भी ये यूज होगा लाप्लास में भी। तो ये बहुत ज़रूरी है रिलेशन, ये याद कर लेना आप लोग। अभी ओम्स लॉ तो ठीक है, ये इधर ख़त्म हो गया बेसिक। अब हम लोग देखते हैं लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है। ये क्या है मेरा, ये लीनियर है। y इक्वल टू एक्स वाली इक्वेशन क्या होती है लीनियर होती है ना। क्यों होगी लीनियर, क्योंकि ये मेरा डायरेक्टली पास हो रहा है सीधा यहाँ से, मतलब कहीं पर इसमें कोई टर्न दिख रहा है, कोई एंगल से इंक्लाइंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। एक जो जा रहा है लीनियर मतलब क्या होता है स्लोप सेम रहना, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, और स्लोप इसमें कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो मतलब क्या हो गया मेरा लीनियर हो गया। जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये किसी का डायग्राम दिया है, वी और आई का रिलेशन दिया हुआ है, और यहाँ पर ये बोल रहा है, तो ये क्या भी, ये भी लीनियर है क्योंकि इसमें स्लोप सेम है। अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओरिजिन से पास हो रहा है तो c का वैल्यू 0, अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो c का वैल्यू कम समथिंग होगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू एम एक्स होगी, क्योंकि c का वैल्यू 0 है अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये मेरा लीनियर एलिमेंट हो गया। क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे तो इसी टाइप का पूछेंगे कि ये फिगर बना के दे देंगे, उसमें बोलेंगे ये लीनियर है कि नहीं है, नॉन लीनियर है, वाई डायरेक्शनल है या यूनि डायरेक्शनल है, तो हमको बताना पड़ेगा। अभी जैसे ये मैं बोल देता हूँ, ये एक फिगर दिया हुआ है, ये y है, ये x है। अब ये क्या लीनियर है, कुछ लोग बोलेंगे हैं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्या है इसमें क्या है, ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इतने पोर्शन के लिए तो ये लीनियर है क्योंकि इसकी स्लोप कांस्टेंट है, और इसके बाद इसकी स्लोप चेंज हो गई। स्लोप चेंज हो गई मीन्स यहाँ से नॉन लीनियर हो गया। अगर ये थोड़े टाइम के लिए भी नॉन लीनियर हो रहा है तो पूरा सर्किट मेरा पूरा जो होगा इसका आंसर वो नॉन लीनियर हो जाएगा। अगर वो पूरे ग्राफ में लीनियर है और एंड में जाके नॉन लीनियर हो रहा है तब भी वो फाइनल उसका जो रिजल्ट आएगा वो नॉन लीनियर आएगा। अब जैसे ये एक और ग्राफ लेते हैं इसको, ये मेरा एक ग्राफ हो गया, ये मेरा v हो गया, ये मेरा i हो गया, तो ये नेगेटिव i हो जाएगा और ये नेगेटिव v हो जाएगा। और इसमें ये ग्राफ ऐसे जा रहा है पॉजिटिव v के लिए और ये नेगेटिव v के लिए नेगेटिव i आ रहा है। मतलब मेरा v अगर पॉजिटिव है तो i भी पॉजिटिव आ रहा है, और v मेरा नेगेटिव है तो i भी नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में नेगेटिव। तो यानी ये मेरा कैसा हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया, दोनों डायरेक्शन में सेम वैल्यू आ रहा है। अगर मैं पॉजिटिव अप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव अप्लाई करूँगा तो नेगेटिव मिलेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया। बाई डायरेक्शनल हो गया प्लस लीनियर हो गया क्योंकि सेम आ रहा है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। तो ये बाई डायरेक्शनल प्लस लीनियर हो गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये इधर आ रहा है ऐसा और यहाँ आके ऐसा हो गया, ये भी और ये आई। अब इसमें क्या हो रहा है, इधर तक तो वैल्यू सेम आ रही, इतने में ये लीनियर भी है और ये बाई डायरेक्शनल भी है, लेकिन इधर आके चेंज हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा नॉन लीनियर हो जाएगा प्लस यूनि डायरेक्शनल हो जाएगा। यूनि डायरेक्शनल क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाई डायरेक्शनल में जाने के बाद इसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये सेम आ रहा है, ये यहाँ पे से चेंज हो गया लेकिन यहाँ पर ये सेम आ रहा है। तो और ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल भी नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल मतलब क्या है, यहाँ मैं मिरर रख दूँ तो दोनों ये एक ही जैसा दिखना चाहिए, तो सिमेट्रिकल भी नहीं है, तो ये नॉन सिमेट्रिकल हो जाएगा।
ये बेसिक है, ये कभी आता नहीं है गेट में, बस नॉर्मल है, आप लोग ग्राफ से कैसे समझेंगे ये देखने के लिए है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तीनों चीज़ें हैं, ये आप याद रख लिए तो आपके न्यूमेरिकल तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, बस ये बेसिक्स है। क्योंकि चलो अभी आगे देखते हैं, टॉपिक आगे का क्या है मेरा, ओम्स लॉ करंट टू बी अप्लाइड। मतलब करंट कोई एक मेरा वो दिया है, ब्रांच दिया हो, उसमें बोलेगा कि ओम्स लॉ अप्लाई करके मेरा वोल्टेज या करंट निकालो अदर ब्रांच के करस्पॉन्डिंग, तो वो हम लोग निकालते हैं, कैसे करना है देख लेते हैं। तो रजिस्टर के केस में तो हमने देख लिया था कि पैरेलल के केस में क्या होता है और सीरीज के केस में क्या होता है। अगर इंडक्टर लगा है रजिस्टर के केस में, तो इंडक्टर के केस में 1/L इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/L1 प्लस 1/L2। तो L इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरा, L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2, क्योंकि R और I का रिलेशन सेम ही है ना। R V प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, V प्रोपोर्शनल I हो रहा है, और I अगर मेरा कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल L हो गया, और सेम इसमें भी V प्रोपोर्शनल L हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल 1/L हो जाएगा। 1/L हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर यहाँ पर कैपेसिटर लगा देगा तो कैपेसिटर के केस में क्या हो जाएगा, C1 C2, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा, पैरेलल के केस में कैपेसिटर जुड़ता है और सीरीज के केस में 1/1 करके जो हम लोग इसमें रेजिस्टेंस में करते हैं ना पैरेलल, वो सेम उसमें सीरीज में होता है कैपेसिटर में। अब हम इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि एक के करस्पॉन्डिंग करंट इतना है तो दूसरे के करस्पॉन्डिंग करंट कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, वो सब। अब जैसे ये फिगर दिया हुआ है, 10 एम्पियर करंट आ रहा है, दो मेरे कैपेसिटर लगे हैं, एक 3 फैराड का और एक 6 फैराड का, और वो बोल रहा है I1 एंड I2 की वैल्यू फाउंड करो। अब I1 या I2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, अगर रजिस्टर होता तो रजिस्टर के केस में क्या होता, मान लो ये R1 है और ये R2 है, तो यहाँ मेरे I1 निकालना है, तो I1 क्या करते थे हम लोग, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय I करंट। अब कैपेसिटर के केस में क्या होता है, रजिस्टर से अपोजिट है, क्योंकि 1/C1 होता है, 1/C होता है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा करंट, R2 की जगह में C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस T2 मल्टीप्लाई बाय I। तो C1 का वैल्यू में 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 प्लस 6 यानी कि 30/9, यानी कि 10/3 एम्पियर, ये मेरा करंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेकिन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C। कैपेसिटर के केस में उल्टा है ना, अभी पढ़ा था हमने, ये देखा था जो इसमें। तो इसके हिसाब से ये सारे जो फॉर्मूले रेजिस्टेंस के लिए थे वो इसके अपोजिट हो जाएंगे जस्ट। जैसे मुझे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड I नॉट कहाँ है मेरा, ये है। अब इस क्वेश्चन में मुझे I नॉट की वैल्यू निकालनी है, और ये दोनों मुझे सॉर्ट करके रखा है। और पहले वो तो ये सोच लो मैं इसका कैसे करूँगा, ये करंट क्या फ्लो हो रहा है यहाँ पर I, ये मैं निकाल लूँ, तो इनको डिवाइड करके फिर यहाँ पर करंट निकाल लूँगा कि यहाँ पर क्या जा रहा है और यहाँ पर क्या जा रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो I हो जाएगा। अब ये देखो सिंपल, इसका मैं पहले एक ही नेटवर्क समझ लूँ इसको, ये दोनों पैरेलल में रहेंगे, ये दोनों पैरेलल में रहेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये पैरेलल में रहेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हमने लेक्चर 3 में देखा है कैसे करना है। तो लेक्चर 3 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो I स्टार्टिंग आएगा 27/3 यानी कि 9 एम्पियर आ जाएगा। अब मैं इस सर्किट को ऐसा बना सकता हूँ क्या, ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये मेरा 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। मुझे इधर की करंट निकालनी है, इधर की करंट क्या होगी, I6 और I3, और इधर क्या करंट आ रहा है, दोनों करंट आ रहा है, तो जो मुझे I नॉट निकालना है, I नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I6 प्लस I3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो वही करंट है, यही करंट निकालना है ना मुझे। यहाँ पर क्या होगा, दोनों का जो जॉइंट है। अब I6 की वैल्यू क्या आएगी, I6 की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालनी है, तो ये वाला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई ये वाली करंट और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, तो I6 इक्वल टू 3 एम्पियर। और ऐसे ही I3 इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग करंट कितनी आ जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग करंट कितनी आ जाएगी,
6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 6 एम्पियर आ जाएगी। जैसे इसको निकाला वैसे इसको निकाल लिया। ठीक है, अब इधर कितनी जाएगी, इधर 9 आ रही है क्योंकि टोटल ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रही है, तो यहाँ पर कितनी आधी आधी जाएगी, तो यहाँ पर 4.5 जाएगी और यहाँ पर भी 4.5 जाएगी क्योंकि ये दोनों सेम रेजिस्टेंस है, बराबर डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर अलग अलग क्यों हुई, क्योंकि यहाँ 6 ओम है या 3 ओम है, तो यहाँ करंट 3 एम्पियर आएगी और यहाँ 6 एम्पियर आएगी। अब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये वाले पे नोड लगा दूंगा मैं। क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से कितनी आ रही है मेरी 6 और माइनस यहाँ कितनी जा रही है 4.5 इक्वल टू आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो गई मेरी -1.5 प्लस आई नॉट इक्वल टू 0, तो माइनस आई नॉट की वैल्यू 1.5 एम्पियर। ये मेरा करंट आ गया। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गेट में ऑलरेडी आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या बोल रहा है, एक 2 ओम रेजिस्टेंस लगाया, एक नेटवर्क 1 है एक नेटवर्क 2 है, इन दोनों में क्या है, एक 10 ओम का 2 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। अब वो बोल रहा है कि ये मेरा आई क्या होगा। अब इसकी पोलरिटी क्या दी हुई है, देखो इस डायरेक्शन में दी है, तो करंट इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2, क्योंकि दोनों का पोलरिटी ये दी है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है इसके अक्रॉस 12 वोल्ट। तो I1 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 एम्पियर, क्योंकि ये वोल्टेज दिया ये रेजिस्टेंस है, और I2 की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना 4 एम्पियर। अब ये मेरा करंट आ गया दोनों। अब किसी भी नेटवर्क में करंट अगर इधर जा रहा है 12 एम्पियर, तो निकलेगा कहाँ से, इधर निकलेगा ना, क्योंकि निकलने के लिए और कोई ब्रांच तो है नहीं भाई। किसी सर्किट के अंदर 12 एम्पियर करंट जा रहा है तो निकलेगा अभी तो 12 ना, क्योंकि कहाँ जाएगा नहीं तो वो करंट, तो 12 निकलेगा, 12 निकलेगा। तो इसके अक्रॉस ये पोलरिटी ऐसी दी हुई है वी नॉट की। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, वोल्टेज करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो पोलरिटी कैसी आएगी, ऐसी आएगी। तो वोल्टेज कितना आएगा V इक्वल टू 12 करंट मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12 चौको 48। लेकिन ये इसमें पोलरिटी कैसी पूछी हुई, इस टाइप से पूछी हुई है, लेकिन हमारा आ क्या रहा है, ये वाली आ रही है। तो V नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी -48 वोल्ट। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि VA माइनस VB इक्वल टू 15 वोल्ट, देन फाइंड VC माइनस VD, मतलब ये वाला वोल्टेज फाइंड करना है। अब VA माइनस VB दिया हुआ है 15 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि VA एंड VB के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना आ रहा है 15 वोल्ट आ रहा है, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव, क्योंकि VA माइनस VB दिया तो VA का वोल्टेज ज़्यादा होगा, ये कितना होगा 15 वोल्टेज होगा। अब दूसरा केस क्या है इसमें देखने का, कि ये जो मेरा नेटवर्क दिया है इतना और इतना जो दिया है, ये दोनों सिमेट्रिकल है, सेम नेटवर्क है। सेम नेटवर्क में मतलब इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, तो I2 ओम जो होगा वो कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7.5 एम्पियर। जब 7.5 एम्पियर इसके अंदर करंट जा रहा है और मेरा नेटवर्क सिमेट्रिकल है, तो निकलेगा कितना 7.5 ही करंट निकलेगा, क्योंकि दोनों नेटवर्क सेम है, जो करंट जा रहा है वही करंट बाहर निकलेगा। अगर नेटवर्क मेरा अलग होता और कुछ भी डिफरेंस होता, या उसके अंदर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट ज़्यादा होते या कुछ कम हो गए उतने होते, तो यहाँ पर मेरा क्या होता करंट डिफरेंट ही आ सकता था। लेकिन दोनों नेटवर्क सेम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 आ जाएगा। आप क्या करेंगे इसके बाद, ये 7.5 इधर आ जाएगा और यहाँ से कितना आ रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। एक मिनट नीचे देख लेते हैं, चलो अभी नीचे वाला सर्किट बना लेते हैं। इसमें क्या है 2 एम्पियर ये करंट आ रहा है, यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ से मेरा 7.5 करंट आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर, क्योंकि ये करंट 2 एम्पियर है। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ से भी आ रहा है यहाँ से भी आ रहा है, तो जाएगा कहाँ से, यहाँ से। तो I इक्वल टू 7.5 प्लस 2 इक्वल टू 9 एम्पियर। 9 एम्पियर करंट आ गया। अब यहाँ पर क्या है मेरा, ये मेरा C हो गया और यहाँ पर मेरा D हो गया। 9 एम्पियर करंट आ गया, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना हो गया, ड्रॉप इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 9 वोल्ट, तो इस डायरेक्शन में 9 वोल्ट आ जाएगा। अब मैं इसमें KVL लगा दूंगा, क्योंकि मुझे VC माइनस VD चाहिए। तो इसका सिंपलीफाइड सर्किट क्या बना लूँगा मैं, ये C हो गया, ये A हो गया, और इसके बाद मेरा ये यहाँ पर 1 ओम हो गया, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसा हो गया माइनस प्लस 9 वोल्ट, ये VC, ये VD, पॉजिटिव नेगेटिव
और मैं ये लूप लगा दूंगा। तो प्लस VC प्लस 9 वोल्ट माइनस VD इक्वल टू, माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा, यहाँ पर जिससे निकल रहा उसको वैसा कंडीशन लेते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव से निकल रहा तो यहाँ पॉजिटिव VC, यहाँ पर पॉजिटिव से निकल रहा तो यहाँ पॉजिटिव VC, और यहाँ पर नेगेटिव से निकल रहा क्योंकि ये लूप हो गया। तो VC माइनस VD इक्वल टू कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया। माइनस 9 वोल्ट आएगा क्योंकि इस साइड जाएगा ना ये, तो ये माइनस 9 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में इस टाइप के न्यूमेरिकल और करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और जो हमारा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रह गया है ये एलिमेंट क्लासिफिकेशन में, उसको देखेंगे कि क्या होता है, और ये न्यूमेरिकल करेंगे इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल, क्योंकि ये गेट में बहुत टाइम आ चुका है। तो इसके न्यूमेरिकल एंड लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड उसके बाद अगले टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद। थैंक यू।